नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको साथ ही साथ समझने का क्या करेंगे, प्रयास भी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लोहे के औजार और खेती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, बिल्कुल सही बात है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ था? लगभग 3000 साल पहले हुआ था। भले ही आज ये हमारे लिए एक आम बात हो गई है, आम प्रयोग हो गई है, ठीक है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और बड़ी संख्या में हथियार भी मिले हैं। महापाषाण काल की जो कब्र होते थे उसमें क्या हुआ है कि लोहे के औजार और हथियार जो थे क्या थे, बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। इसके बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ ही चुके हैं, उसको याद कीजिए। अगर पिछली वाली कक्षाओं को आप लोग नहीं देखें तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले लोहे के जो औजार होते थे, औजार के बढ़ते उपयोग, उसका उपयोग किस तरह से उस उपयोग में वृद्धि हुआ है, उसका प्रमाण हमको करीब 2500 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी तथा साथ ही साथ जुताई के लिए हल के फाल शामिल है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। याद कीजिए पिछली वाली कक्षाओं को। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिछली वाली कक्षाओं को आप क्लास बाई क्लास कीजिएगा तो आगे आने वाली कक्षाएं आपको क्या होगी, समझने में मददगार होगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई के बारे में देखते हैं कि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का रहने का मुश्किल था, ठीक है। समृद्ध गांवों के बिना क्या था, राजाओं तथा उसके राज्यों का बने रहना क्या था, एक मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई जो था, अध्याय 5 में हमने पढ़े थे, नए औजार तथा रोपाई भी एक महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। इस समय क्या हुए हैं, तरह तरह के कृत्रिम जलाशय का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे औजार की सूची दिया गया है, इनमें से हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सभी दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए आए परिवर्तन को दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य को भरना है, ठीक है। ठीक, लोहे द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी थी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और क्या किया, धन का खर्चा भी किया था, ठीक है। यहाँ पे राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। यहाँ पे आपको क्या करना है, दिया हुआ है कि इस चार्ट में सिंचाई के लिए आए हुए परिवर्तन को खाली स्थान से भरना है। इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, वे किसानों से क्या कर सकते थे या सिंचाई से ही संभव था, इसमें आपको देखना है और इसमें फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि गाँव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों के उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास यानी कि कडेसियार और अदिमाई कहलाते थे, ठीक है। कह रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम कितने तरह के लोग रहते थे, 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को, जिनके पास बड़ी भू संपत्ति होती थी, उसको वेल्ला कहा जाता था। और साधारण हलवाहों को जो हल जोते थे उसको क्या कहा जाता था, उनवार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर को दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक क्या होते थे, बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके ज़मीन पर कौन काम करते थे, इनके जो दास होते थे और जो मजदूर होते थे वो काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे। कौन, ग्राम भोजक करते थे, जो कि एक आनुवंशिक पद था।
ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जो खेती बाड़ी अपनी स्वतंत्र रूप से करते थे, जिससे क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। गृहपति में कौन होते थे? ज़्यादातर छोटे किसान होते थे जिनके पास में कम कम मात्रा में भूमि होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, ठीक है, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार कुम्हार बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। आइए प्राचीनतम तमिल रचनाएं के बारे में देखते हैं कि प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य किस काल की है? तो तमिल की है। संगम साहित्य पूछा जाता है कि संगम साहित्य किस काल की है, तो तमिल साहित्य की प्राचीनतम रचना है संगम साहित्य। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिलों का उल्लेख मिलता है, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख मिलता है यहाँ पे किया गया है, वे संगम साहित्य में क्या हुए हैं? वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। अब आइए नगर क्या कहलाती है, कहानियाँ, यात्रा और विवरण के बारे में देखते हैं। कि तुमने जातकों के बारे में तो सुना होगा। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ होता है जातक में बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में कहानियाँ मिलती है। तो तुमने जातकों के बारे में तो सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में क्या था, प्रचलित था। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई क्या है? एक निर्धन की चतुराई, इसको देखते हैं हम लोग। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। कौन रहता था? एक शहर में युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी और टहनियों और पत्तों से भर गया, ठीक है। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान उठा, ठीक है। उनका माली जो था इसे साफ करने की बात से क्या हुआ, परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकते हैं। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक करके तिनका चुन करके गेट के पास में रख दिए। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर ही खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भर करके वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर के उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ में शहर में आ रहा है। यह सुन करके उस व्यक्ति ने क्या किया, यह सुनकर के उस व्यक्ति ने उस घास काटने वाले के पास में जाकर कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घास के लिए 500 गट्टर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद लिए, ठीक है। इसको मोनोपोली कहा जाता है, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है कि मान लीजिए कि इसी के पास सामान था और दूसरे के पास नहीं था। बाकी जो लोग था उसको क्या किया था, इन्हें मना कर दिया था कि नहीं देना है। तो अब जितना रेट मांगेगा उतना तो उसको चाहिए। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन में जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से क्या करते थे, वो करते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेशों के द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग क्या करते थे, आते जाते थे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है कि दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था यह कैसे भिन्न था। यह नीचे सांची की मूर्तिकला या मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। आप अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। हम लोग 11th क्लास के बुक भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके सब बुक को एक एक करके कवर करेंगे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजन पदों की राजधानी जैसा कि तुमने इस पढ़ा था। इनमें से कुछ शहर पर कोटों से घिरे हुए थे, ठीक है। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप जो थे
गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है जिन 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 पत्तनों पर वह गया था उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढना है, अब उसके द्वारा दिए गए निर्णय को पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले ये क्या दिया हुआ है कि बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है, बेरीगाजा। उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बेरीगाचा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरीगाचा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का क्या होता था, आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कार्नेलियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट प्रकार की महीन कपड़े शामिल होते थे। ठीक है, आहत सिक्के के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आहत सिक्के क्या होता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते हैं। या तो धातु की चादर को काट करके या धातु के लपेटे गोलिकाओं से बनाए जाते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। ठीक है, आहत सिक्के पर क्या होता था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहते थे। अब सिक्कों के बारे में देखते हैं हम लोग। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यवान किया गया था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने सिक्के कौन थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये देखिए आहत सिक्का किया हुआ है। ठीक है, विनिमय के अन्य साधन कौन कौन से थे? ठीक है, विनिमय के साधन कौन थे? संगम साहित्य की इन छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था। नगर जो था उस समय अनेक गतिविधियों का क्या था? केंद्र था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा नगर काफ़ी प्रसिद्ध था। यह लगभग 2500 साल पहले से भी ज़्यादा से समय एक महत्वपूर्ण नगर रहा था, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दूसरा रास्ता जो था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। याद कीजिए, पिछली कक्षाओं में हमने इस सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी कुषाण की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। मथुरा क्या था? मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा जो था मूर्ति बनाने का एक जगह भी था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? मथुरा। आगे देखते हैं कि मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इन प्रकार के दान करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले क्या मिलता है? उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अब आइए शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में हम लोग देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में देखते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थल से क्या मिले हैं? शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले
इनमें से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों जो था, व्यापार का क्या करता था, संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में। ये एक कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी क्या करती थी, चमक प्रदान करती थी। अब आइए आगे देखते हैं सूत काटने और बुनने का नियम क्या था। सूत काटने और बुनने का नियम क्या था, इसके बारे में देखते हैं। ये नियम जो था अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को क्या किया जाता था, लगाया जाता था इस तरह के काम करने में। इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना भी होता था, मजदूरी देना होता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेज करके कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरत जो कारखानों तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, यानी कि उसको मजदूरी मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए क्या होती थी, रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक और उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे क्या मिलती थी, सज़ा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता था। सोचिए कि कितना कठोर उस समय का दंड व्यवस्था था। सूक्ष्म निरीक्षण और आर्किमेडीज। सूक्ष्म निरीक्षण और आर्किमेडीज के बारे में हम लोग देखते हैं। मानचित्र 7 के बारे में पृष्ठ संख्या 105 में आर्किमेडीज पुडुचेरी को देखना है। पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ना है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्किमेडीज एक पतन था। आर्किमेडीज क्या था, पतन यानी कि एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान क्या किए जाते थे, उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, जो पतन पे आए हुए माल को उतार करके उसमें इकट्ठा किया जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। ठीक है, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं। साथ ही यहाँ एराइटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली की एक शहर के नाम पर एराइटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके क्या किया जाता था, बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ये अब आपका अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तन पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। इसमें तो कुछ खास आज नहीं था सीखने के लिए, फिर भी कुछ ना कुछ आपको सीखे होंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।